सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर की माइक्रो इकोनॉमिक्स पेपर में लगता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमने थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हम उत्पादन क्या है, उत्पादन फलन क्या है, अल्पकाल में कौन से साधन स्थिर रहते हैं और दीर्घकाल में कौन से साधन परिवर्तनशील होते हैं, या ये कहें कि सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो हमने दो नियमों की बात की थी, एक तो पैमाने के प्रतिफल और एक परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। हमने कहा था कि जब अल्पकाल होता है जिसमें कुछ साधन स्थिर होते हैं तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होता है। आइए इसे पढ़ते हैं। अल्पकाल में जब उत्पादन के एक साधन को स्थिर रखकर दूसरे साधन में वृद्धि करते हैं। अल्पकाल एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं। अल्पकाल में जब उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखकर दूसरे साधन में वृद्धि करते हैं तो प्रारंभ में उत्पत्ति की मात्रा बढ़ती है। तो प्रारंभ में क्या होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, उत्पत्ति की मात्रा बढ़ेगी, परंतु एक बिंदु के बाद घटती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद घटनी शुरू हो जाती है। अतः उत्पादन के सभी साधनों में प्रारंभ में उत्पत्ति वृद्धि नियम, अतः हम कह सकते हैं कि उत्पादन के सभी साधनों में स्टार्टिंग में तो उत्पत्ति वृद्धि नियम काम करता है और अंत में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। जब टोटल प्रोडक्शन गिरने लगता है तो उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, और जब स्टार्टिंग में उत्पादन के सभी साधनों में वृद्धि करने से उत्पादन बढ़ता है तो उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है, जिसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं, जिसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। तो अल्पकाल में जब उत्पादन के एक साधन को स्थिर रखकर दूसरे साधन में वृद्धि करते हैं तो प्रारंभ में उत्पत्ति की मात्रा बढ़ती है, परंतु एक बिंदु के बाद घटती है। अतः उत्पादन के सभी साधनों में प्रारंभ में उत्पत्ति वृद्धि नियम, अंत में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, जिसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। यहाँ एक डायग्राम दिखाया गया है। ये डायग्राम मैंने आपको थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में, जब मैं टीपी, एमपी और ईपी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, तब भी बताया था कि इस डायग्राम को कैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में यूज़ करते हैं। अब विस्तार से इसको पढ़ेंगे हम। देखिए, एक्स अक्ष पर तो लिखेंगे अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, यानी परिवर्तनशील साधन की जितनी भी मात्रा है उसे हम किस अक्ष पर लेंगे, एक्स अक्ष पर। जनरली यहाँ लेबर को लिखते हैं, श्रम को यहाँ लेते हैं, और वाई अक्ष पर लेंगे हम उत्पादन, वाई अक्ष पर उत्पादन लेंगे। जब हमने टीपी, एमपी और एपी के बारे में पढ़ा था कि टोटल प्रोडक्शन कैसा होता है, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन, तो मैंने आपको इन तीनों के डायग्राम्स बनाकर दिखाए थे कि टीपी का जो डायग्राम है वो इस तरह से बनता है कि पहले बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, फिर घटती हुई दर से बढ़ता है। ईपी का जो डायग्राम है वो उल्टी यू आकृति का बनता है, और सेम एमपी का भी जो डायग्राम होता है वो उल्टे यू आकार का ही बनता है। तो ये सबसे पहले टीपी का डायग्राम यहाँ दिखाया गया है। टीपी जो एफ पॉइंट तक तो बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है और एच पॉइंट तक घटती हुई दर से बढ़ रहा है, और एच के बाद घटना शुरू हो जाता है। जैसे हमने अभी परिभाषा में भी पढ़ा कि अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ परिवर्तनशील रहते हैं। तो प्रारंभ में तो कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है, और बाद में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। तो यहाँ डायग्राम में अच्छे से देखिए आप, ओ से लेकर एफ तक तो जो कुल उत्पादन है वो बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है। एफ से लेकर एच तक कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ रहा है, और एच के बाद जो कुल उत्पादन है वो घटना शुरू हो रहा है। एच के बाद कुल उत्पादन घटना शुरू हो रहा है। इस प्रकार आप एपी और एमपी के डायग्राम पर भी गौर फरमाइए कि पहले जो एपी है वो धीरे धीरे क्या है, बढ़ती है, और फिर मैक्सिमम होने के पश्चात गिरना शुरू हो जाती है। एपी एस पॉइंट तक क्या करती है, बढ़ती है, और एस पॉइंट के पश्चात गिरना शुरू हो जाती है। एमपी का डायग्राम देखिए, एमपी स्टार्टिंग में बढ़ती है और मैक्सिमम होने के पश्चात गिरना शुरू हो जाती है। अब ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है, इसे हमने 3 स्टेजेस में बांटा है, 3 अवस्थाओं में बांटा है। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। हम एक एक अवस्था पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि पहली अवस्था में क्या होता है, दूसरी अवस्था में क्या होता है और तीसरी अवस्था में क्या होता है। तो
यहाँ पर नीचे है एक्स अक्ष पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का वेरिएबल फैक्टर और वाई अक्ष पर क्या है, आउटपुट है। देखिए प्रथम अवस्था में क्या होता है, पहली स्टेज कहाँ पर ख़त्म होती है, एन पॉइंट तक। पहली स्टेज कहाँ पर ख़त्म होती है, एन पॉइंट तक। इस पॉइंट पर क्या है, जो टीपी है वो पहले तो बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है एफ पॉइंट पर, एफ पॉइंट के बाद घटती हुई दर से बढ़ना शुरू हो जाता है और ये प्रथम अवस्था यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। मान लीजिए जेड पॉइंट है, प्रथम अवस्था यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। प्रथम अवस्था में एपी और टीपी, एपी और एमपी का क्या परफॉर्मेंस रहती है ये भी देखते हैं। स्टेज 1 में जो एपी है वो मैक्सिमम हो जाती है, बढ़ती है और बढ़ने के पश्चात मैक्सिमम हो जाती है। एस पॉइंट पर देखिए मैक्सिमम है। एमपी की क्या परफॉर्मेंस रहती है, एमपी मैक्सिमम होती है और मैक्सिमम होने के पश्चात गिरनी भी शुरू हो जाती है। एमपी मैक्सिमम होती है और मैक्सिमम होने के पश्चात गिरनी भी शुरू हो जाती है। अब देखिए स्टेज सेकंड की बात देखते हैं हम। स्टेज सेकंड में क्या होता है, जो टीपी है वो घटती हुई दर से बढ़ रहा है, जेड पॉइंट के पश्चात घटती हुई दर से बढ़ रहा है एच पॉइंट तक। टीपी घटती हुई दर से बढ़ रहा है और जो एपी है वो कंटिन्यू गिर रहा है, एस पॉइंट के पश्चात क्या है, गिर रहा है ना यहाँ पर। एपी का मतलब होता है औसत उत्पादन, टीपी का मतलब होता है कुल उत्पादन और एमपी का मतलब होता है सीमांत उत्पादन। टीपी का मतलब कुल उत्पादन, एपी का मतलब औसत उत्पादन और एमपी का मतलब सीमांत उत्पादन। टीपी जो है प्रारंभ में बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, फिर घटती हुई दर से बढ़ता है, मैक्सिमम होने के पश्चात गिरना शुरू हो जाता है। एपी बढ़ता है, मैक्सिमम होता है, गिरता है किंतु धनात्मक बना रहता है। एमपी बढ़ता है, गिरता है, शून्य होता है और ऋणात्मक हो जाता है। ये चारों चीज़ें एमपी में होती है, मतलब बढ़ता भी है, गिरता भी है, शून्य भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। हम द्वितीय अवस्था की बात कर रहे थे। द्वितीय अवस्था में क्या होता है कि टीपी तो घटती हुई दर से बढ़ रहा है, एपी निरंतर गिर रहा है किंतु धनात्मक है और एमपी द्वितीय अवस्था के अंत में क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन आता है, ये फर्स्ट ईयर में भी आता है, जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं आपकी, और नेट की एग्जाम्स में भी कई बार पूछ दिया जाता है किस अवस्था में जो सीमांत उत्पादन है उसका मान जो शून्य हो जाता है। तो द्वितीय अवस्था के अंत में या द्वितीय अवस्था में सीमांत उत्पादन का मान शून्य हो जाता है। अब तीसरी स्टेज पर हम आते हैं। तीसरी स्टेज जो है उसमें क्या होता है कि टीपी जो है वो गिरना शुरू हो जाता है। तृतीय अवस्था में कुल उत्पादन गिरना शुरू हो जाता है। औसत उत्पादन जैसे द्वितीय अवस्था में ही हो रहा है, गिर रहा है, वैसे ही तृतीय अवस्था में भी गिर रहा है किंतु धनात्मक बना हुआ है। औसत उत्पादन तृतीय अवस्था में भी गिर रहा है किंतु धनात्मक बना हुआ है। और एमपी का क्या स्टेटस है, एमपी जो है वो तृतीय अवस्था में ऋणात्मक हो जाता है। एमपी यानी सीमांत उत्पादन तृतीय अवस्था में ऋणात्मक हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रथम अवस्था को बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। प्रथम अवस्था को बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें टीपी भी बढ़ रहा है, एमपी भी और एपी भी। टीपी भी बढ़ा, एमपी भी बढ़ा और एपी भी बढ़ा। द्वितीय अवस्था को घटते हुए प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो एपी है वो भी घटा, एमपी भी घटा और अंत में शून्य ही हो गया। और जो टीपी है वो भी घटती हुई दर से बढ़ रहा है, टीपी है वो भी घटती हुई दर से बढ़ रहा है। और जो तृतीय अवस्था है उसे हम ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। इसका भी एक कारण है, क्योंकि तृतीय अवस्था में जो सीमांत उत्पादन है वो ऋणात्मक हो जाता है। तृतीय अवस्था में सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है, इसलिए तृतीय अवस्था को ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहा जाता है। एपी भी गिरना शुरू हो जाता है, टीपी भी गिरता है। अब इन तीनों अवस्थाओं को मैंने रिटर्न में भी यहाँ लिखा है जिससे आपको और भी सुविधा रहेगी। कुल प्रथम चरण, पहला चरण परिवर्तनशील साधन की बढ़ती हुई अवस्था का चरण कहा जाता है। प्रथम चरण को परिवर्तनशील साधन की बढ़ती हुई अवस्था का चरण कहा जाता है। इस अवस्था में कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है।
टोटल प्रोडक्शन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, तत्पश्चात घटती हुई दर से बढ़ता है, तत्पश्चात घटती हुई दर से बढ़ता है। औसत उत्पादन निरंतर बढ़ता है, एपी निरंतर बढ़ता है और प्रथम अवस्था के अंत में क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछा आता है कि एपी किस अवस्था में मैक्सिमम होता है, तो प्रथम अवस्था में एपी मैक्सिमम होता है। सीमांत उत्पादन बढ़ता है, मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता है, मैक्सिमम को प्राप्त करता है। प्रोडक्शन बढ़ेगा, मैक्सिमम को प्राप्त करेगा और सीमांत उत्पादन गिरना शुरू भी हो जाता है। प्रथम अवस्था में धनात्मक ही बना रहता है। देखिए सीमांत उत्पादन, इसमें क्या था, ये रहा एमपी। सीमांत उत्पादन क्या है, बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो रहा है और गिरना भी शुरू हो जाता है। लेकिन प्रथम अवस्था में सीमांत उत्पादन क्या होता है, धनात्मक ही बना रहता है। प्रथम अवस्था में सीमांत उत्पादन धनात्मक बना रहता है। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि किस अवस्था में टीपी जो है किस अवस्था में एपी एमपी के बराबर होती है, किस अवस्था में एपी एमपी के बराबर होती है। तो प्रथम अवस्था में आप ये देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर एपी और एमपी बराबर हैं। प्रथम अवस्था में एपी और एमपी बराबर होते हैं। प्रथम अवस्था के अंत पर ऐसा लास्ट पॉइंट आता है जहाँ एपी बराबर, अंत में एपी बराबर एमपी हो जाता है। और यहाँ देखिए इस जो प्रथम अवस्था है, प्रथम अवस्था में एमपी इज ग्रेटर देन एपी होता है। प्रथम अवस्था में एमपी इज ग्रेटर देन एपी होता है और लास्ट में प्रथम अवस्था के अंत में एपी बराबर एमपी हो जाता है। द्वितीय अवस्था में देखते हैं, द्वितीय अवस्था को परिवर्तनशील साधन की घटते प्रतिफल की अवस्था कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, घटते प्रतिफल की अवस्था द्वितीय अवस्था। इसमें कुल उत्पादन प्रारंभ में घटती हुई दर से बढ़ता है। द्वितीय अवस्था के अंत में टीपी मैक्सिमम हो जाता है। टीपी मैक्सिमम कब होता है, द्वितीय अवस्था के अंत में। और औसत उत्पादन निरंतर गिरता है किंतु धनात्मक बना रहता है। द्वितीय अवस्था में क्या होता है, औसत उत्पादन गिरेगा किंतु धनात्मक बना रहेगा। सीमांत उत्पादन गिरता है और द्वितीय अवस्था के अंत में शून्य हो जाता है। जो एमपी है वो गिरेगा और द्वितीय अवस्था के अंत में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि एमपी बराबर जीरो इन विच स्टेज, सेकंड स्टेज, ठीक है। और एपी गिरेगा किंतु क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और टीपी मैक्सिमम होगा किस स्टेज में, द्वितीय अवस्था में। टीपी मैक्सिमम होगा किस स्टेज में, द्वितीय अवस्था में। अब लास्ट है तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था को परिवर्तनशील साधन की ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहा जाता है। तृतीय अवस्था को परिवर्तनशील साधन के ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहा जाता है। पहली जो अवस्था है वो है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल देती है। दूसरी अवस्था डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर देती है और जो तीसरी अवस्था है वो नेगेटिव रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर देती है। जो तृतीय अवस्था है उसमें कुल उत्पादन गिरना शुरू हो जाता है। टोटल प्रोडक्शन जो है वो गिरना शुरू हो जाता है। औसत उत्पादन गिरता है किंतु धनात्मक बना रहता है। औसत उत्पादन गिरता है किंतु धनात्मक बना रहता है। और मार्जिनल प्रोडक्शन, सीमांत उत्पादन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है, तो वो है तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था में सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाएगा, द्वितीय अवस्था में सीमांत उत्पादन शून्य हो जाएगा और प्रथम अवस्था में सीमांत उत्पादन गिरना शुरू हो जाएगा किंतु धनात्मक बना रहेगा। और एवरेज प्रोडक्शन कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरेज प्रोडक्शन कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। टीपी पहले बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, फिर घटती हुई दर से बढ़ता है, मैक्सिमम होने के पश्चात गिरना शुरू हो जाता है। ये आपका आज का लेक्चर हुआ कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम होता क्या है, इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम होता क्या है और इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की जो अवस्थाएं आती हैं, बढ़ते प्रतिफल की, घटते प्रतिफल की, इसका कारण क्या है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।